तो हम लोग पहला चैप्टर जो फोर्स है हमने लाइट कंप्लीट कर लिया है ना, तो आज हम लोग फोर्स कर लेते हैं। बस हमारे पास 2 चैप्टर इसके बाद बचेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर और मशीन। ठीक है, साउंड का थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है तो वो भी हम साथ में ही करा देंगे, दोनों में से मशीन के साथ करा देंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसमें। कह रहा है द गेट ऑफ अ बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड, इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग 100 न्यूटन फोर्स एट द मिडल ऑफ द गेट, कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन दिस गेट। तो लीस्ट फोर्स क्या होगा, एक बिल्डिंग का गेट है, ठीक है, ट्राई करिए आप लोग, और जिसकी विड्थ है 3 मीटर, ठीक है, 50 न्यूटन, एक आंसर आया 50 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए होता है उसको खोलने के लिए, अगर आप मिडिल में अप्लाई करते हैं तो, तब यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा खोलने के लिए। तो अब आपको पता है कि हिंजेस आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से हिंजेस के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये तो पढ़ा है भाई, किसी चीज़ को टर्न कराना है तो अगर वो एक जगह से फिक्स है, तो अगर आप जो फिक्स पॉइंट है उसका, जो हिंज पॉइंट है जिसके अबाउट वो घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो उससे जितना दूर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। मोमेंट तो सेम रहेगा। देखिए, इसको टर्न कराने के लिए जो टर्निंग इफेक्ट है जिसको मोमेंट बोलते हैं वो सेम रहेगा हर जगह से। अब यहाँ पे आप बताइए, अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन का, तो मोमेंट कैसे निकालते हैं हम भाई, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी तो 3 है, तो आधी कितनी होगी, मिडिल में अप्लाई कर रहे हैं ना आप, 1.5 हो जाएगी। तो इसका मतलब मोमेंट कितना आ रहा है ये देखिए, पहले 150 का आ रहा है ना मोमेंट। हाँ, तो 150 मोमेंट चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब क्या होगा, अगर आप थोड़ा दूर चले जाते हैं तो कम फोर्स में काम चल जाएगा, लेकिन क्या बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा ना भाई, मोमेंट को तो उतना ही रहना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप दूर जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए अगर आप फोर्स लगाते हैं तो डिस्टेंस पूरी 3 लेनी पड़ेगी आपको। तो मोमेंट को अगर 150 रहना है और डिस्टेंस 3 हो गई है, तो फोर्स कितना होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। ये कितना आ गया, 50 आ गया। हाँ बिल्कुल सही। अब ये तो आंसर पे मत जाओ, आंसर सब अलग ही रखे हुए हैं, तो हम लोग खुद निकालेंगे। व्हेन अ कार ऑफ मास m passes through a convex bridge of radius r with velocity v, then it exerts a force on it। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये देखते हैं कौन कितने लोग अच्छे से इसको ट्राई करते हैं सही से। एक आंसर आया ऑप्शन सी, बहुत तेज आ गया। बाकी बच्चे भी सोचें, ये ना सोचें भी यही आंसर हो जाएगा, हो सकता है गलत हो। तो आप लोग ट्राई करिए, अपना लॉजिक लगाइए, देखिए क्या पूछ रहा है पहले। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी। एक बच्चे का ऑप्शन डी आया। जो भी लेकर आए उसको एक्सप्लेन करके बताइएगा, अभी अब पूछा जाएगा कि कैसे लाएं आप। और कोई बच्चा देखो ध्यान से, क्या बोल रहा था, कॉन्वेक्स ब्रिज की बात कर रहा है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे कुछ होगा ना कॉन्वेक्स ब्रिज, और यहाँ पे कहीं कार चल रही होगी, बोलो। यस। हाँ यस। अच्छा, अब आपको पता है रेडियस दे रखा है, ये आपको, ये रेडियस r है, ठीक है, और ये जो कार है वो v वेलोसिटी से आगे जा रही है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखिए, आपको पता है जब कभी भी ऐसे कोई कॉन्वेक्स या ऐसे कोई सर्कुलर शेप में अगर आपको मुड़ना होता है, कार को अगर मुड़ना होता है, तो उसके लिए एक फोर्स चाहिए। रीज़न क्या है, फोर्स क्यों चाहिए, कोई बताएगा, फोर्स चाहिए क्यों बेटा, फोर्स कब चाहिए होता है, बिल्कुल नहीं, फोर्स चाहिए होता है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। बेसिक्स पे रहिए, फोर्स क्यों चाहिए, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। अच्छा, अब आप हम सवाल पूछेंगे वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन बदल रही है। देखिए, यहाँ डायरेक्शन ये थी, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं हो सकती है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। तो इसलिए इस तरह के कर्व्ड एरियाज में आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है, आपको पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बोलो, जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और उसकी वैल्यू आप सब जानते हैं, mv²/r होगी। अब ध्यान से सुनो, ये फोर्स जादू से तो आ नहीं जाएगा, इसका कोई ना कोई क्या बोलते हैं, इसको प्रोवाइडर बनेगा, इसका कोई ना कोई प्रोवाइडर होना चाहिए, इसको कोई ना कोई प्रोवाइड कराएगा। जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं, जैसे आपने एक इस धागा बांधा, ठीक है, धागे में एक पत्थर बांधा और इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया,
अब अगर हम आपसे पूछें कि ये गोल गोल घूम रहा है, इसकी डायरेक्शन हर बार बदल रही है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, तो उस फोर्स का प्रोवाइडर कौन है? आप कहेंगे हाँ वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उसका प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? कोई बताएगा कौन प्रोवाइड करा रहा है? उसको प्रोवाइड करा रही है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टेंशन। हाँ, तो यहाँ पे टेंशन प्रोवाइडर है। ऐसे ही जो अर्थ है आपकी वो सन के चारों तरफ घूम रही है, मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो वहां पे अगर हम पूछें आपसे कि कौन है जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है, कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर कौन है वहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे ही यहां भी आपको प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है? ऐसे आप बोल नहीं सकते कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r ये कहां से आया। अगर आप ये निकालेंगे कहां से आया तब आप आंसर दे पाएंगे यहाँ पे। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी अर्थ, जैसे अर्थ पे ये चल रही है या हम भी खड़े हुए हैं अर्थ पे, तो क्या होता है जब हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो ये जो कार है ये इस ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के बराबर फोर्स लगा रही होगी? बोलो भाई, इस सड़क के ऊपर लगा रही होगी नहीं लगा रही होगी? ब्रिज के ऊपर, जिस ब्रिज पे ये है। अच्छा, इस ब्रिज को अगर ये दबाएगी तो ब्रिज जिन मॉलिक्यूल से बना है छोटे छोटे, वो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। अरे दबेंगे ना कुछ अमाउंट में तो कम होगी। जब कम हो जाएगी तो इनर्शिया तो सबके अंदर है, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे तो वो वापस से फोर्स लगाएंगे किस पे? कार पे। बोलो भाई, वो कार पे फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? कार पे फोर्स लगाएंगे। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। सबने पढ़ा, 9th में पढ़ा होगा। यही फोर्स है जो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। जब आप किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं और उसको पुश करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए वापस से उस बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करते हैं सेम अमाउंट से, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा यहाँ पे? 0। दोनों बराबर हैं? यस सर। कह रहे हैं यस सर। टोटल फोर्स कितना होगा यहाँ पे? टोटल फोर्स कैसे निकल के आएगा? कार जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और n अपवर्ड लग रहा है। अब देखो यहाँ पे कार के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कार ऊपर तो उड़ नहीं गई, ऊपर चली गई है क्या? बोलिए। नहीं चली गई है, तो इसका मतलब ज्यादा कौन सा है? mg बड़ा है या n बड़ा है? यहाँ पे mg बड़ा है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? n - mg या mg - n? हाँ, जो बड़ा है उससे माइनस करेंगे तो mg - n ये रिजल्टेंट फोर्स है ना। बोलो, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है इन दोनों के इंटरेक्शन से वो mg - n है, और यही फोर्स प्रोवाइडर बनेगा किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का, है ना। जो रिजल्टेंट फोर्स है, जितना भी फोर्स रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वही प्रोवाइडर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपके mv²/r के। अब हमसे क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगा? कौन सा? व्हेन अ कार ऑफ मास m passes through a convex bridge of radius r with velocity v, then it exerts a force on it. कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? कार ना। अच्छा, कार कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है ब्रिज के ऊपर वो पूछ रहा है। कार ब्रिज के ऊपर जितना नॉर्मल रिएक्शन कार पे लग रहा है उतना ही एक्सर्ट कर रही है ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर लगा रहे थे, इसीलिए तो नॉर्मल रिएक्शन उसके ठीक बराबर लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन वाला जो फोर्स है एक्चुअली में वही वो फोर्स है जिस फोर्स से कार ब्रिज को नीचे दबा रही है। आप ये कह सकते हैं कि ब्रिज कार को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो n की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी? mg - mv²/r। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है। बोलिए, समझ में आया? हाँ सर, जहाँ पे सामने mg - n लिखा है सर, इस केस में न्यूटन का थर्ड लॉ तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सर? तब अगर एप्लीकेबल तो n = mg हो जाता है। नहीं बेटा, देखो ध्यान से सुनो। कार का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? हम सबका कर रहा होगा नीचे। अच्छा देखो, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है mg। बोलो, कर रहा है। अच्छा, मैं जितने ग्राउंड पे खड़ा हूं वहां के मॉलिक्यूल्स को पुश कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? बोलो। हाँ, लेकिन क्या मेरा पूरा वेट या पूरा जो फोर्स है mg वो पूरा का पूरा पुश करने में जा रहा है? ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ पार्ट इसका पुश करने में जा रहा होगा। बोलो। अच्छा, जितना पार्ट, जितना मेरा जो वेट है mg का, जितना हिस्सा ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स को पुश करने में जा रहा है, ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स उसी के अमाउंट में ही तो फोर्स लगाएंगे रिएक्शन ऊपर की तरफ। बोलो,
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रखे, जैसे एक कार है, तो कार का टोटल वेट जो नीचे काम कर रहा है वो mg है, लेकिन क्या mg का सारा काम यही है कि वो ग्राउंड को पुश कर रहा है नीचे? नहीं, उसका जितना हिस्सा ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स को नीचे पुश कर रहा होगा ना, ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स उसके बराबर रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। वहां पे तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। जितने से तुम हमें दबाओगे हम उतने से तुमको भी दबाएंगे ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो हम ये मान बैठते हैं ना कि ये mg पूरा यूज हो रहा है ग्राउंड को दबाने में। नहीं, पूरा नहीं यूज हो रहा होगा, जितना यूज हो रहा होगा उतना ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसीलिए रिजल्टेंट बन रहा है n माइनस mg माइनस n। भाई रिजल्टेंट इसीलिए तो निकल रहा है, अदरवाइज तो जीरो होना चाहिए रिजल्टेंट पे, mg माइनस n, अदरवाइज तो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जीरो नहीं है, इसका मतलब mg पूरा का पूरा नीचे दबाने में यूज नहीं हो रहा है, जितना यूज हो रहा है उतने से हमने n माइनस कर दिया उठा के, बाकी जो बचा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर बन गया। अब बात समझ में आई जो बचा? हाँ, तो ऐसे है हमारी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली सही नहीं रहती है न्यूटन थर्ड लॉ को लेकर और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लेकर। ठीक है, जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं वो हर जगह लगते हैं, वेदर अ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट और नॉट, है ना। जैसे अगर आपको प्लेन से नीचे छोड़ दिया जाए, तो आप जब प्लेन से नीचे आ रहे हैं या अगर आप प्लेन में बैठे हैं, तो एक प्लेन भी तो हवा में रहते हुए भी तो अर्थ पे अपने वेट के बराबर नीचे पुश कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर एक अर्थ की तरफ से रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो एक्शन रिएक्शन दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में नहीं भी हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है और ये रिमोट है, तो ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? बताओ। हाँ, अच्छा, अब देखो एक चीज देखो, ये दोनों आ गए एक दूसरे से चिपक गए। अब आप बताइए, एक्शन रिएक्शन तो पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा होगा? अरे अभी भी लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, लेकिन अब एक नया फोर्स भी आ जाएगा। कौन सा? इसने इसके मॉलिक्यूल्स को पुश किया नीचे की तरफ, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं रिमोट के, वो वापस से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएंगे ना, कांटेक्ट में आ गया ना इसके ये। तो अब एक दूसरा फोर्स भी इस पे काम कर रहा होगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल अलग है किससे? न्यूटन का एक्शन रिएक्शन वाले फोर्स से। क्लियर है? एक्शन रिएक्शन हर कंडीशन में लगता है, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट में आने पर ही लगता है। अब बात समझ में आ रही है? क्लियर है? yes. हाँ, ठीक है। A uniform meter scale of weight 50 gram force is balanced at the 40 centimeter mark. When a weight of 100 gram force is suspended at 5 centimeter mark, where must a weight of 80 gram force be suspended? जल्दी से ट्राई करो, कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए, ये हो गया रॉड आपका, ठीक है, ये है 0 और ये है 100। ये क्या बोल रहे हैं हमसे? ये बोल रहे हैं यहाँ पे ये हो गया इसका बीच मिडिल, ये 50 वाला हो गया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 40 सेंटीमीटर पे कितना बैलेंस किया हुआ है इसके वेट को? हाँ, ये हो गया फलक्रम। अच्छा, जो वेट कहाँ काम करेगा? यूनिफॉर्म मीटर रॉड है तो इसका वेट कहाँ काम करेगा? वेट तो यहाँ काम करेगा, बोलो। हाँ, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर मार्क पे इन्होंने क्या सस्पेंड कर दिया यहाँ से? 100 वाले को। क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं कि 80 वाले को हम कहाँ सस्पेंड करें? ऑब्वियस सी बात है, देख के लग रहा है कहाँ करना पड़ेगा, बताइए। 80 वाले को राइट साइड में, भाई राइट साइड में ही कहीं करना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज भागेगा, आपका फोर्स भी ज़्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो अच्छा खासा जो है मोमेंट बनेगा। तो राइट साइड में आप इसको कहीं पे 80 वाले को लटकाना पड़ेगा आपको। तो आप क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर दीजिए। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इंटू 10 यानी 500 प्लस 80 इंटू एक्स। हाँ, अब निकालिए। तो ये कितना आ रहा होगा? ये हो जाएगा आपका 3000, है ना, इक्वल टू 80x। तो 3500। हाँ, तो 5 उधर आएगा ना, तो माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर कितना आ रहा है? क्या अब अभी आंसर मिल रहा है हम लोग को? अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है हमें। 37.5 आ रहा है। 37.5। यस सर, 37.5। तो ये पूछ कहाँ से रहे हैं? वेयर मस्ट अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड। तो ये यहाँ से वैल्यू दे रखी है, ये भी ऐड कर दीजिए इधर का 40 प्लस करना है, इसमें ध्यान रखना भाई। ये 40 भी तो ऐड करोगे, ये वाला 40 भाई। ये जो x की वैल्यू आ रही है वो तो 40 से आ रही है ना सर। फिर भी 37.5 40 ऐड करें तो कितना आ रहा है?
हाँ तो ठीक है, आंसर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉजिक सही होना चाहिए, हमने जो किया है वो सही आना चाहिए आंसर। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है वो तो अलग चीज़ है भाई। ये जो x की वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि 40 से कितना दूर रखा है, ये तो समझ में आ रहा है ना सबको। तो आपको जीरो से वैल्यू बतानी पड़ेगी ना कि कितना दूर रखना पड़ रहा है यहाँ पे, तो उसमें तो 40 ऐड करना पड़ेगा आंसर में। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। A uniform meter scale balances horizontally on a knife edge placed at 55 centimeter mark। ठीक है, यूनिफॉर्म मीटर रॉड और क्या बोल रहे हैं, नाइफ एज को आपने रखा है 55 सेंटीमीटर पे, यानी फलक्रम कहाँ बना हुआ है, ये हो गया 50 और ये मान लीजिए पास में 55, तो ये मान लीजिए आपका ये फलक्रम बना हुआ है। When a mass of 25 ग्राम is supported from one end। अब ये बताइए कि इसका जो वेट है वो तो 50 पे ही काम कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मीटर रूल है। अच्छा, यूनिफॉर्म मीटर रूल है, अगर वेट यहाँ काम कर रहा है तो ये 25 ग्राम को कहाँ लगाया होगा, हाँ राइट साइड में। तो कह रहे हैं ड्रॉ द डायग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ द स्केल। ये तो हमें पता नहीं है, W होगा मान लेते हैं, है ना। और 25 ग्राम को इधर कहीं लगाया इन्होंने, तो वन एंड की बात कर रहे हैं, तो उधर कहीं क्या बिल्कुल एंड पे लगाया होगा, तो यहाँ पे लगा होगा। यस सर, 225 है। ठीक है, निकाल लीजिए, अब तो आसान हो गया। इस W के साथ आप लिखेंगे 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 इंटू 25। तो ये W निकल आया, W निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट। A uniform meter scale is balanced at 20 centimeter mark when a weight of 100 gram force is suspended from one end। अच्छा, यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर मार्क पे। 20 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस करने का मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर पे फलक्रम है क्या? यस सर। ठीक है, तो व्हेन अ वेट ऑफ 100 ग्राम फूड सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब आपको पता है यूनिफॉर्म है तो 50 पे वेट काम कर रहा होगा, तो ये 100 वाला कहाँ लगा होगा, 0 पे। यस सर, 0 पे लगा। तो क्या बोल रहे हैं कि वेयर मस्ट द वेट बी सस्पेंडेड, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। सर 66.66। तो ये कितना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना ले रहे हैं आपको, ये हो जाएगा 2000, 20 इंटू 100 लेंगे इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, W इंटू ये कितना है 30। ये कैंसिल हो गया, 200/3 मतलब 66 and 1/3, यही होगा। यस सर। सही है। The two forces each of magnitude 2 Newton act vertically upward and downward respectively on two ends of a uniform meter rod length 1 meter। अच्छा, freely pivoted at its center, center मतलब 50 पे। Determine the resultant moment of forces about the mid point of the rod। तो आसान है, कपल बना रहे हैं, खुद पता चल रहा है, एंड पे लगे हुए हैं, एक ये लगा है एक ये लगा हुआ है। 2 न्यूटन मीटर। दोनों की डिस्टेंस ही बराबर है, यहाँ से ये भी 50 पे है, ये भी 50 पे है। तो कपल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। यस सर, 1/4 into 1/10। इधर 4 से होगा। हाँ, अलग अलग कर भी सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो एक साथ करते हैं तो क्या आता है, 2 into 1। ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ कपल इफ अ फोर्स ऑफ 13 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ कपल ऑफ 14.3। देखिए 1.1 मीटर ये पूछ रहा है आपसे डी। सर क्वेश्चन नंबर 5 एक बार दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए। यस सर, थैंक यू। ये लीजिए, तो यहाँ क्या होता है, 13 इंटू डी इज इक्वल टू 14.3, यही होगा। यस सर।
तो डी हो जाएगा आपका 14.3। तो ये 13 से कितनी बार जाएगा? 11 टाइम्स जाएगा ना, बीच में 1 लगा दो। हाँ Yes. ठीक है। couple of 15 Newton force acts on a rigid body such that the arm of the couple is 85. Calculate the moment of couple in SI system. अरे मल्टीप्लाई करो, सीधे उठा के कर सकते हो भाई, सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए ना आप 0.85 से, क्योंकि आपका दे रखा है सेंटीमीटर में, ये मीटर में 12.75. मतलब कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मीटर इन अ रिजिड बॉडी। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट। फोर्टी 45 सेंटीमीटर क्या दे रखा है इन्होंने? भाई 45 की तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। को साफ साफ दिख रहा है 10/50 कितना आएगा? 1/2 यानी 0.2 होना चाहिए आंसर। 0.2 आ रहा होगा इसमें आंसर। 45 तो मुझे लग रहा है ये तो ऐसे ही लिख दिया है। हाँ Yes, sir. ये the perpendicular distance between the point of application of force and turning point is 1.75. When a force of 80 Newton acts on a rigid body, calculate the moment of force. डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं कुछ नहीं है, आसान है। डी दी रहे, फोर्स दे रखा है इन्होंने, तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। A force of 50 dynes acts on a rigid body such that the perpendicular distance between the fulcrum and the point of application of force is 75. ठीक है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। कितना? ऑप्शन डी 3750। हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियाई r1 r2 रेस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्सेस। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन हो जाएगा, करो ट्राई। देखिए कुछ करना नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होता है mv²/r। और इसमें से ये है काम की चीज़ हमारे, ठीक है। बस आपको अगर ये पता है तो काम हो गया आपका। आपको पता है इनका रिलेशन स्क्वायर में होता नहीं है, तो आंसर स्क्वायर में तो हो ही नहीं सकता, रूट में भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बट ये तीनों कैसे पॉसिबल हैं? रूट कहाँ से आ जाएगा? स्क्वायर होता नहीं है, तो तीनों कट गए। कौन सा बचा? खाली ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने आंसर निकाल दिया अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से। यहाँ रूट है ही नहीं, यहाँ स्क्वायर में भी रिलेशन नहीं है, ऑप्शन ऐसे पुअर दिए हुए हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? अब आपको पता है ये इनका रिलेशन उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब क्या है कि अगर F1/F2 लिखेंगे तो वो बराबर आएगा R2/R1 के, या प्रोपोर्शनल कर लो। क्लियर? A body is describing a uniform circular motion. Which of the following quantities are constant? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, ठीक है, आपको पता है, और स्पीड बदलती है क्योंकि डायरेक्शन बदलती है। अच्छा ये बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है? फोर्स लगा रहे हैं आप, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, खाली डायरेक्शन बदल रही है। कोई बताएगा कैसे पॉसिबल है? जबकि पे फोर्स लग रहा है तो मैग्नीट्यूड तो बदलना चाहिए ना। डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ तो मतलब मैग्नीट्यूड क्यों नहीं बदल रहा है? देखिए इसका रीज़न सिंपल सा ये है, कोई भी बॉडी है, जैसे कोई बॉडी है मूव कर रही है ऐसे, आपने अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स की डायरेक्शन अगर वही है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी फोर्स ऐसे लगा इधर इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? इसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा। हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, जैसे यही ऑब्जेक्ट था ऊपर की तरफ मूव कर रही थी ये, तो आपने अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, जिसको रेडियल डायरेक्शन भी बोल देते हैं आप, तो वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन में चेंज लाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल डायरेक्शन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन ही होती है।
अब आप अगर इसकी डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये अगली बार आपको दिखेगा डायरेक्शन इसने बदल दी। फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा और फिर ये अपनी डायरेक्शन बदल देगा। लेकिन अगर आपने फिर फोर्स लगाना छोड़ दिया तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो लगातार आपको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है ताकि आप क्या कर सकें, इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकें। और इसी वजह से ये क्या करता है, ये कौन सी, देखो कैसा बन गया, ये पाथ कैसा है, सर्कुलर। हाँ। तो सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए आपको लगातार उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने पर मजबूर हो जाए। वो उसकी मैग्नीट्यूड में कोई भी एड ऑन नहीं करता है। मैग्नीट्यूड में एड ऑन कौन करेगा, जो सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलाइन करते हुए लग रहा है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है। तो क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसीलिए जैसे ही आप ये वाला फोर्स हटाएंगे तो इसकी जो नेचुरल डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कौन सी, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे फोर्स हटाया तो ये स्ट्रेट लाइन में भागेगा, ये स्ट्रेट लाइन है इसकी। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में भागने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा कैसे भागेगा, कौन सी डायरेक्शन होगी वो, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। हाँ, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही भागेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ वही होता है उसके लिए। तो ठीक है, ये तो आंसर हो गया इसमें। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज, क्रिकेट बॉल क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड है तो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। A force F acts on a rigid body capable of turning around a fixed point. The moment of force depends upon. अरे बहुत आसान है। मोमेंट ऑफ फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बताइए। ये तो आसान है, उसमें क्या दिक्कत है। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स द बॉडी विल हैव। देखिए बहुत आसान है वैसे देखा जाए तो। सर रोटेटरी मोशन, ओनली रोटेटरी मोशन, ओनली रोटेटरी मोशन, बोलो सही कह रहे हैं। बोथ ए एंड बी कह रहा है बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल अपोजिट फोर्सेस अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। देखो एक बॉडी है, मान लीजिए ये, कोई फोर्स अगर इसके ऊपर ऐसे लग रहा है तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हुई ना, बोलो यही हुई ना, पहले वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हुई। बताइए अगर ये बॉडी बीच में कहीं फिक्स है, फिक्स बोल रहा है, फिक्स है क्या, नहीं है, अगर ये फिक्स है बीच में तो ये रोटेट करेगी, कपल बन जाएगा ना ये, बोलो। अगर ये बीच में फिक्स है तो रोटेटरी मोशन होगी ओनली, ठीक है, रोटेटरी ओनली। लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो फिर कैसी होगी, अरे फिक्स नहीं है तो ये रॉड भी आगे जाएगी ना, साथ में कौन सी और मोशन ऐड हो जाएगी, ट्रांसलेटरी, हाँ ट्रांसलेशनल मोशन भी ऐड हो जाएगी। तो दोनों तरह से मोशन करेगा अगर फिक्स नहीं है तो, ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। जैसे कि गाड़ी का टायर, तो गाड़ी का टायर क्या करता है, जब आप चला रहे होते हैं तो दोनों तरह की मोशन कर रहा होता है साइमल्टेनियसली, आगे भी जा रहा है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन याद रखिए कि एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, इसीलिए फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होगा। जैसे सिग्मा एफ लिखा रहता है, मतलब ये कि सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा ऑप्शन, resultant of all the forces acting on the body be zero, the resultant of moments of all the forces acting on the body about the turning point should be zero। तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है, ये लीनियर के लिए सही है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सही है। फ्रॉम द गिवन फिगर कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट P के अबाउट और Q के अबाउट, क्या होगा, अरे आसान है। देखो पहले P के अबाउट पूछ रहे हैं तो P के अबाउट तो दो निकलेंगे, एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक ये है।
तो पहला का कितना निकलेगा पी के अबाउट, भाई 25 का फोर्स लग रहा है, ये इधर ले जाने की कोशिश करेगा, 25 इंटू ये कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। 25 मल्टीप्लाइड बाई 12.5, हाँ ठीक है, तो 12.5 हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। CW, अच्छा इधर निकालते हैं ये वाला, तो ये वाला किधर ले जाना, ये भी क्लॉकवाइज होगा, बोलो भाई क्लॉकवाइज ही तो होगा, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.2 पूरा है, 0.0 निकाल दिया आपने, कितना बचा 0.15 बचा ना, तो 0.15 को इस बार मल्टीप्लाई कराइए 25 से। वैसे आप पूरा एक साथ भी निकाल सकते थे, 25 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ 0.2 से, कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो 5 इसको किधर ले जाएगा क्लॉकवाइज में, तो 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्ट कपल बन रहा है ना, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अलग अलग ना निकालते अगर हम। तो एक तो हो गया 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ये तो हो गया पॉइंट P के अबाउट, ये कपल बन के रोटेट कराएगा इसको। अच्छा Q के अबाउट क्या होगा, Q के अबाउट कौन काम करेगा, Q के अबाउट ये वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं कुछ, कि ये तो सिर्फ ये वाला काम करेगा क्लॉकवाइज वाला, भाई ये वाला तो जीरो हो गया इधर से जो चल रहा था, तो ये कितना बनेगा, ये भी सेम होगा क्योंकि Q पे फोर्स तो 25 ही है और डिस्टेंस कितनी है 0.2, जो कि पहले वाला कपल बना के दे रहा था, तो दोनों ही 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज हो गए, समझ में आया, सेम आ रहे हैं दोनों। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ये बताइए, अब प्रैक्टिस हो गया सर। अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल है ये, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m is executing a uniform circular motion on a path of radius r. If p is the magnitude of its linear momentum, then what is the radial force acting on the particle? अब रेडियल फोर्स बताया था, क्या था अभी, कौन सा होता है रेडियल फोर्स, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। आप साथ में बात कर रहे हैं किसकी, मोमेंट, मैग्नीट्यूड और लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv होता है ना। अब यहाँ ऊपर देखिए, फोर्स में mv आपको दिख रहा है, लेकिन v² भी साथ में है, तो अगर आप यहाँ पे ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आपका काम बन जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर mv का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा mr। तो mv क्या है p, तो p रख दीजिए, p² और नीचे क्या है mr। तो जो फोर्स निकल के आ रहा है लीनियर मोमेंटम के टर्म में वो क्या है, p²/mr आ रहा है। सर हाँ सर यहाँ पर डायरेक्टली SI यूनिट चेक कर लें किसके अच्छा है कि यूनिट न्यूटन के बराबर आ रही है। हाँ चेक कर सकते हैं, वो लंबा मेथड है, ये आसान नहीं दिख रहा तुम्हें। मतलब हम लोग ऑप्शन तब चेक करेंगे ना जब हमें दिमाग में कुछ आ ना रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, चलो ऑप्शन से चलते हैं। लेकिन जब हमको तरीका पता है और तरीका छोटा भी है, मान लो तरीका बड़ा होता तो भी ऑप्शन से जाना सही रहता। तुम यूनिट चेक करने जाओगे यहाँ पे, तुम्हें पता है कि ये भी पता होना चाहिए ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, F = p²/mr, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं आपसे देकर, तब आप क्या करेंगे, है ना। यस तो उसके लिए भी ये तो पता ही होना चाहिए। चलो भाई ये क्वेश्चन करके बता दो। सी सॉ है 8 मीटर लॉन्ग। चलिए ये क्वेश्चन खुद करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, करके बताना क्या आएगा, भेजना मुझे क्या आंसर होगा इसका। 21, ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और इसको भी करके भेजिएगा। ले लिया, ये दोनों क्वेश्चन का ले लो, 20 का और ये 21। 21 अच्छा क्वेश्चन है, रेडियन में आंसर निकालना है आपको। ये 21 स्क्रीनशॉट ले लो, इतना टाइम कहाँ लगेगा। अच्छा ये देखो 20 ये है, ठीक है, ले लिया। ये देखिए 21 और ये हो गया 22, इसका भी ले लो। ये तो खैर वो है, छोड़िए बस 2 ही ले लीजिए, ठीक है।